अनाथ भाई। लेखक रवीन्द्रनाथ जी। शशिकला और जयगोपाल बाबू का दाम्पत्य जीवन कोई नया नहीं है। बचपन में शादी हुई थी और इस दौरान कई बाल बच्चे भी हो चुके थे। जयगोपाल बाबू मामूली नौकरी किया करते थे, फिर भी भविष्य के लिए उसे किसी प्रकार की चिंता न थी। गांव में जाकर पूर्ण वैभव के साथ रहने के लिए उनके ससुर के पास पर्याप्त मात्रा में चल अचल संपत्ति थी। इसी बीच बिल्कुल ही असमय में शशिकला के वृद्ध पिता के यहाँ पुत्र ने जन्म लिया। भाई के इस जन्म से शशिकला को बहुत दुख हुआ और जयगोपाल बाबू भी इस नन्हे साले को पाकर विशेष प्रसन्न नहीं हुए। थोड़े दिन बाद ही बच्चे की माँ का स्वर्गवास हो गया। मरते समय माँ अपने गोद के बच्चे को लड़की के हाथ सौंप गई। अब तो बहुत ही शीघ्र मातृहीन शिशु ने अपनी कठोर हृदय दीदी का हृदय जीत लिया। वह शिशु जब अपनी दीदी के ऊपर जा पड़ता और अपने बिना दांत के छोटे से मुख में उसका नाक, मुंह, कान सब कुछ ले जाना चाहता, अपनी छोटी सी मुट्ठी में उसका जूड़ा पकड़कर जब खींचता और किसी कीमत पर भी हाथ में आई वस्तु को छोड़ने के लिए तैयार न होता, अपनी दीदी को कोमल स्पर्श से पुलकित करता, किलकारियाँ मार मार कर शोर मचाना आरंभ कर देता और जब वह क्रमशः दीदी दीदी पुकार कर बारंबार उसका ध्यान बटाने लगा। शिशु का नाम था नीलमणि। वह 2 वर्ष का हुआ तब उसके पिता रोगी हो गए। मरने से पूर्व काली प्रसन्न ने अपने एकमात्र नाबालिग पुत्र नीलमणि का सारा भार दामाद जयगोपाल बाबू पर छोड़ दिया और अपनी अचल संपत्ति का 1/4 भाग अपनी बेटी शशिकला के नाम कर दिया। इसलिए चल अचल संपत्ति की सुरक्षा के लिए जयगोपाल बाबू आसाम की नौकरी छोड़कर ससुराल चले आना पड़ा। शशि नीलमणि को गोदी में उठाकर हंसती हुई पति के सामने आती और उनकी गोद में देने की चेष्टा करती, किंतु नीलमणि पूरी ताकत के साथ दीदी के गले से चिपट जाता और अपने संबंध की तनिक भी परवाह न करते हुए दीदी के कंधे से मुंह को छिपाने का प्रयत्न करता। जयगोपाल बाबू की समझ में यह बिल्कुल न आया कि इस दुबले पतले चौड़े माथे वाले मनहूस सूरत काले कलूटे बच्चे में ऐसा कौन सा आकर्षण है जिसके लिए उस पर प्यार की इतनी फिजूल खर्ची की जा रही है। प्यार की सूक्ष्म से सूक्ष्म बातें नारी जाति चट से समझ जाती है। शशि तुरंत ही समझ गई कि जयगोपाल बाबू को नीलमणि के प्रति कोई खास रुचि नहीं है और वह शायद मन से भी उसे चाहते भी नहीं है। तब से वह अपने भाई को बड़ी सतर्कता से पति की दृष्टि से बचाकर रखने लगी। नीलमणि जब कभी रोता तो जयगोपाल बाबू को बहुत ही झुंझलाहट होती। शशि नीलमणि को जितना अधिक चाहती, जयगोपाल बाबू उतना ही उस पर जलते भुनते रहते। वह जितना ही नीलमणि से घृणा करते, गुस्सा करते, शशि उतना ही उसे अधिक प्यार करती। नीलमणि की सारी देह में केवल सिर ही सबसे बड़ा था। देखने में ऐसा प्रतीत होता जैसे विधाता ने एक खोखले पतले बांस में फूंक मारकर ऊपर के हिस्से पर एक हंडिया बना दी। डॉक्टर भी अक्सर भय प्रकट करते कि यह लड़का उस ढांचे के समान ही निकम्मा साबित हो सकता है। बहुत दिनों तक उसे बात करना और चलना नहीं आया। उसके उदासीन गंभीर चेहरे को देखकर ऐसा प्रतीत होता था कि उसके माता पिता ने अपनी वृद्धावस्था की सारी चिंताओं का भार इसी नन्हे से बच्चे के माथे पर लाद गए हैं। दीदी के यत्न और सेवा से नीलमणि ने 6ठे वर्ष में चलना आरंभ किया। इसी बीच नीलमणि को तीव्र ज्वर चढ़ आया और ऐसा दौरा पड़ने लगा कि हाथ पांव सब बेहोशी बढ़ने लगी। जयगोपाल ने गांव के एक देसी काले डॉक्टर को बुलवाया। शशि ने अच्छे डॉक्टर के लिए प्रार्थना की तो जयगोपाल बाबू ने उत्तर दिया, क्यों मोतीलाल, क्या बुरा डॉक्टर है? शशि उनके पाँव में गिर गई, अपनी सौगंध खिलाकर भयभीत हिरनी की तरह निहारने लगी। तब जयगोपाल बाबू ने कहा, अच्छा, शहर से डॉक्टर बुलवाता हूँ, ठहरो। शशि नीलमणि को छाती से चिपकाए पड़ी रहती। नीलमणि भी एक पल के लिए उसे आंखों से ओझल नहीं होने देता।
भय खाता कि उसे धोखा देकर दीदी कहीं चली जाए और इसलिए वह सदा उससे चिपटा रहता, यहाँ तक कि सो जाने पर भी पल्लू कदापि नहीं छोड़ता। सारा दिन इसी प्रकार बीत गया। संध्या के बाद दिया बत्ती के समय जयगोपाल बाबू ने आकर कहा, शहर का डॉक्टर नहीं मिला, वह दूर कहीं मरीज देखने गया है। और उसके साथ ही यह भी कहा कि मुकदमे के कारण मुझे अभी इसी समय शहर से बाहर जाना पड़ रहा है। मैंने मोतीलाल से कह दिया, दोनों वक्त आकर अच्छी प्रकार से देखभाल किया करेगा। रात को नीलमणि अंट-संट बकने लगा। भोर होते ही शशि और कुछ भी न सोच समझकर खुद रोगी भाई को लेकर नाव में बैठ कलकत्ता के लिए चल दी। कलकत्ता जाकर देखा कि डॉक्टर घर पर ही हैं, कहीं बाहर नहीं गए। भले घर की स्त्री समझकर डॉक्टर ने झटपट उनके लिए ठहरने का प्रबंध कर दिया और उसकी मदद के लिए एक अधेड़ विधवा को नियुक्त कर दिया। नीलमणि का इलाज चलने लगा। दूसरे ही दिन जयगोपाल बाबू भी कलकत्ता आ धमके। मारे गुस्से के आग बबूला होकर उसने शशि को तत्काल ही घर लौटने का हुक्म दिया। शशि ने कहा, यदि तुम मुझे काट भी डालो तब भी मैं अभी घर नहीं लौटूंगी। तुम सब मिलकर मेरे नीलमणि को मार डालना चाहते हो। उसके बाप नहीं, माँ नहीं, मेरे सिवा उसका है ही कौन। मैं उसे बचाऊंगी, अवश्य बचाऊंगी। जयगोपाल बाबू भावावेश में आकर बोले, तो तुम यहीं रहो, मेरे घर अब कदापि मत आना। शशि ने उसी क्षण तपाक से कहा, तुम्हारा घर कहाँ से आया? घर तो मेरे भाई का है। जयगोपाल बाबू बोले, अच्छा देखा जाएगा। हाथ में जो कुछ जमा पूंजी थी सब खर्च करके आभूषण आदि कुछ भी थे सब बेचकर किसी प्रकार शशि ने अपने नाबालिग भाई को मौत के मुंह से निकाल लिया। और तब उसे पता लगा कि गांव में उन लोगों की जो बड़ी भारी खेती की ज़मीन थी उस पर उनकी पक्की हवेली भी थी। वह भी जमींदार के साथ मिलकर जयगोपाल बाबू अपने नाम करा ली। अब सारी अचल संपत्ति उसके पति की है, भाई का उसमें कुछ भी हक नहीं रहा। रोग से छुटकारा मिलने पर नीलमणि ने करुण स्वर में कहा, दीदी घर चलो। वहाँ अपने साथियों के साथ खेलने के लिए उसका जी मचल रहा था। इसी से प्रेरित होकर वह बार बार कहने लगा, दीदी अपने घर चलो ना। सुनकर शशि रोने लगी, बोली, हम लोगों का अब घर कहाँ है? शशि ने आंख पोंछ डाली और साहस बटोरकर डिप्टी मजिस्ट्रेट तारणी बाबू के घर जाकर उसकी पत्नी की शरण ली। मजिस्ट्रेट साहब जयगोपाल बाबू को भली भांति जानते थे। भले घर की बहू बेटी घर से निकलकर जमीन जायदाद के लिए पति से झगड़ना चाहती है। जयगोपाल बाबू को पत्र लिखा। जयगोपाल बाबू साले सहित शशि को जबरदस्ती नाव पर बिठाकर गांव ले गया। बहुत दिनों बाद घर लौटकर पुराने साथियों को पाकर नीलमणि बहुत खुश हुआ, आनंद पूर्वक घूमने फिरने लगा। उसकी निश्चिंत खुशी को देखकर भीतर ही भीतर शशि का छाती फटने लगी। शरद ऋतु आई। मजिस्ट्रेट साहब गांव में छानबीन करने दौरे पर आए थे। जयगोपाल बाबू मजिस्ट्रेट साहब की आवभगत में लगे थे। इतने में नीलमणि को साथ लिए एक स्त्री सीधी साहब के सामने आकर खड़ी हो गई। बोली, साहब आपके हाथ में मैं इस अनाथ भाई को सौंप रही हूँ, आप इसकी रक्षा कीजिए। साहब ने स्त्री को भले घर की बहू बेटी समझकर उसी क्षण उठ खड़े हुए और बोले, तंबू में चलकर बात कीजिए, मुझे जो कुछ कहना है यही कहूँगी। जयगोपाल बाबू का चेहरा फीका पड़ गया। गांव के लोग तमाशा देखने के लिए खिसक खिसक कर पास आने की चेष्टा करने लगे। तभी साहब ने बेत उठाया और सब भाग खड़े हुए। तब फिर शशिकला ने अपने अनाथ भाई का हाथ थामते हुए उस अनाथ बच्चे का सारा इतिहास शुरू से आखिर तक कह सुनाया। जयगोपाल बाबू शशि को मन ही मन कोसता हुआ सामने खड़ा रहा और नीलमणि अपनी दीदी से बिल्कुल चिपट कर मुँह बनाए चुपचाप खड़ा सुनता रहा। शशि की बात सुन लेने पर साहब बोले, बेटी यह मामला मेरी कचहरी में नहीं चल सकता, पर तुम बेफिक्र रहो, इस विषय में मुझे जो कुछ करना होगा अवश्य करूँगा। तुम इस अनाथ भाई को लेकर बेधड़क घर जा सकती हो। शशि ने कहा, साहब जब तक इस अनाथ को उसका घर नहीं मिल जाता
तब तक मैं इसे ले जाने का साहस नहीं कर सकती। अब यदि आप इसे अपने पास नहीं रख सकते तो और कोई इस अनाथ की रक्षा नहीं कर सकता। साहब ने कहा, तुम कहाँ जाओगी? शशि ने उत्तर दिया, मैं अपने पति के घर लौट जाऊंगी। मेरी कुछ फिक्र नहीं। साहब मुस्कुराया और ताबीज बंधे दुबले पतले गंभीर स्वभाव वाले काले रंग के उस दुखी अनाथ को अपने पास रखने को तैयार हो गया। इसके उपरांत शशि जब विदा होने लगी तब बालक ने उसकी धोती का छोर पकड़ लिया। साहब ने कहा, बेटा तुम डरो मत, आओ मेरे पास आओ। आंसू पोंछते हुए अनाथ की दीदी ने कहा, मेरा राजा भैया है ना, जा जा साहब के पास जा, तेरी दीदी तुझसे फिर मिलेगी। अच्छा। इतना कहकर उसने नीलमणि को उठाकर छाती से लगा लिया और माथे पर पीठ पर हाथ फिराते हुए किसी प्रकार उसके पतले हाथों से अपनी धोती का छोर छुड़ाया और तेजी से वहाँ से चल दी। बालक दीदी दीदी चिल्लाता हुआ जोर से रोने लगा। शशि तेजी से आगे निकल गई। फिर बहुत दिनों तक उस पुरानी हवेली में पति पत्नी का मिलन हुआ, सृष्टिकर्ता का विधान जो ठहरा। लेकिन यह मिलन अधिक दिन तक न रह सका। कारण इसके कुछ ही दिन बाद एक दिन भोर होते ही गांव वालों ने सुना कि रात को जय गोपाल बाबू की स्त्री हैजे से मर गई और रात को ही उनका अंतिम संस्कार हो गया। विदा के समय शशि अपने अनाथ भाई को वचन दे आई थी कि उसकी दीदी उससे फिर मिलेगी। पता नहीं उस वचन को वह निभा सकी अथवा नहीं। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।